Yes, please. So again, very very good morning to all of you. और बहुत बहुत स्वागत है आप सारे बच्चों का जेके सर क्लासेस। बेटा प्रीवियस सेशन में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू किया। मैं आपको दिखाऊं हमने क्या बातें की हैं। प्रोजेक्टर शुरू किया। यस प्लीज। आइए जरा थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेट करें कि बेटा मैं लाइट ऑफ करूं इधर से होगा बेटा देखना ठीक है सुंदर दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट कराता हूँ कि बेटा मैंने पहले भी कहा है कि ये जो अकाउंटिंग प्रोसेसेस है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं इसके बगैर अकाउंटिंग आपकी बिल्कुल नहीं है। मतलब जितने भी हम सब टॉपिक्स पे जाएंगे हर टॉपिक्स पे आपको ये सारी चीजें करनी है। जो प्रोसेसेस है ये सारी चीजें हर टॉपिक्स में आपको करनी है। तो इसको अगर आप सीख लेंगे तो मैं बार बार कहता हूँ कि अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल इतना आसान हो जाएगा कि आपके हाथ में फ्लो करे। ये है क्या? जब ध्यान से सुनेगा आप भी बेटा ध्यान सुनेगा और इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट साथ। देखिए अकाउंट समझना है तो हमने कहा सबसे पहले आप बिजनेस के बारे में समझिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में आइए और ये समझिए कि बिजनेस क्या होगा। बिजनेस को हम सिंपल टर्म में कहें कि हम कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अगर उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना तो उन एक्टिविटीज को और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को हम एक ही नाम से जानते हैं जो नाम है बिजनेस। कोई भी हम काम करते हैं अगर उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है जस्ट टू अर्न द मनी। आप अगर उनको देख रहे हैं तो आप नीचे एक तरफ से लेन में आपकी दुकानें खुली, सब लोग अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे जाकर के आप सिंगल एक सवाल पूछे कि भाई साहब ये जो काम कर रहे हो इसके पीछे आपके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लो कोई पराठे बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, तो सबसे बस एक ही सवाल पूछना कि ये जो आप काम कर रहे हो आखिर इसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या जवाब आएगा? बोलिए खुल करके। जस्ट टू अर्न द मनी, नथिंग एल्स, राइट। अब देखिए कल के डेट में आप भी कोई एक्टिविटीज करते हैं तो आपका भी ऑब्जेक्टिव वही होगा पैसा कमाना। और पैसा कमाने के लिए आपको कई सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। भाई मान लो कि आज एक मोबाइल का शोरूम खोल करके बैठा है तो सोचो उसने क्या किया होगा। पहले तो दुकान खरीदा होगा, दुकान आया पैसे गए, कुछ फर्नीचर खरीदे हुए उसने, फर्नीचर आया पैसे गए, एसी वेसी खरीदा होगा वो आया पैसे गए, फिर मोबाइल बेचने वाला और जो एसेसरीज वगैरह वो खरीदा होगा वो सारा आया फिर पैसा गया, फिर वो बेचेगा तब पैसा आएगा और उसके मोबाइल जाएगा। और सवाल ये सारे काम वो कर क्यों रहे? जस्ट टू अर्न द मनी, पैसा कमाने के लिए। अब वाकई में उसने कमाया या नहीं कमाया अगर इसे जानना है तो उनको अपनी इन सारी एक्टिविटीज को कहीं न कहीं बेटा लिख करके रखना पड़ेगा तभी मैं जान पाएगा। तो कहीं न कहीं लिख करके रखना पड़ेगा। अब कहाँ पे लिखेगा? एक दुकानदार से जाके पूछो भाई साहब ये जो खरीद रहे हो बेच रहे हो चीजें ये कहीं लिखते हो क्या? तो बोलेगा जी। कहाँ पे लिखता होगा? अरे मैनुअल टर्म में बात करें कॉपी डायरी रजिस्टर्ड कहीं ना कहीं तो लिखता होगा। तो बेटा बिजनेस का ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना एंड टू अर्न द प्रॉफिट बिजनेस नीड टू परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज को बिजनेस जहां कहीं भी लिख करके रखता है उसी जगह का नाम है अकाउंट। अगर कहते हैं आप कॉपी पे लिख करके रखता है तो कॉपी का नाम होता है, डायरी में लिख करके रखता है डायरी का नाम होता है, जहां कहीं भी लिख करके रखता है उसी जगह का नाम है। और लिखने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, किसी न किसी भाषा में तो लिखेगा। तो बिजनेस अपनी इन एक्टिविटीज को जिस भी लैंग्वेज में लिखता है जिस भी भाषा का प्रयोग करता है वो लिखने के लिए
याद रखें, उसी लैंग्वेज का नाम है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग क्या एक बिजनेस की भाषा है। बिजनेस अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की जिस लैंग्वेज का सपोर्ट लेता है, उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो हमें हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि हमें इसी लैंग्वेज को सीखना है। जैसे बेटा और भी कई सारे लैंग्वेजेस आप सुने होंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, फारसी, चाइनीज, जो भी है, जितनी लैंग्वेजेस सब जो बच्चे अगर जानते हैं तो सीखा ही होगा। हिंदी भी सीखा होगा, इंग्लिश भी सीखा होगा, वैसे आपको ये भी सीखना है। और किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को जो सीखने की शुरुआत होती है उस लैंग्वेज में यूज होने वाले शब्दों से। आज हिंदी हमने सीखा है तो हिंदी शब्दों के बारे में हमने पढ़ा हो, इंग्लिश सीखा है तो इंग्लिश के शब्द भी हमने पढ़े हो। वैसे अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज के भी कुछ शब्द हैं जो हमें इस लैंग्वेज में यूज करना है। तो अकाउंटिंग वर्ड्स, सबसे पहले हमने आपसे बात की बिजनेस में बेटा जो एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को जो हम शब्दों में बाइफरकेट करते हैं, वो शब्द हमारे 3 टाइप्स के हैं। एक तो पर्सनल है, एक रियल है, एक नॉमिनल है। जैसा हमने आपसे कहा कि आप जो कॉमर्स वाले बच्चे उनको तो वेल नोन है कि तीनों शब्दों के रिकॉर्डिंग रूल्स अलग अलग है। आपने पढ़ा होगा कि पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल के लिए कुछ और, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल के लिए भी कुछ और। तो तीनों शब्दों के रिकॉर्डिंग रूल्स अलग है। अब जरा जस्ट इमेज कि गलती से मान लीजिए कोई शब्द पर्सनल है, आपने उसे रियल एज्यूम कर लिया, रियल है आपने नॉमिनल एज्यूम कर लिया, नॉमिनल है आपने पर्सनल मान लिया। अगर शब्दों की पहचान आपने गलत कर दी तो बताइए उसकी रिकॉर्डिंग सही होगी या वो भी गलत हो जाएगी? वो भी गलत हो जाएगी। रिकॉर्ड करने के बाद बेटा आप लेजर बनाएंगे, वो भी गलत। लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वो भी गलत। पीएल, बैलेंस शीट, सारा गलत। तो केवल पहचान गलत तो सब गलत। अच्छा, ऐसे हम लोग को जानते हैं, जब शुरू में ही आप लोग को खैर प्राइवेट स्कूल के छात्र होंगे, कितने लोग सरकारी स्कूल वाले हैं क्या? कोई गवर्नमेंट स्कूल? अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश की पढ़ाई कब से होती है? कौन सी क्लास से? 6 क्लास से, बिल्कुल सही कहा। हमारे भी 6 क्लास से ही शुरुआत हुई। अच्छा, उस समय हम लोग को पढ़ाया जाता था जैसे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि बेटा ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये वर्ब, हमें समझ में नहीं आता कि पढ़ा रहे। और कहते थे कि इसमें फाइंड आउट करो कौन से नाउन है, कौन से प्रोनाउन है, जितनी गलती करोगे उतने डंडे पड़ेंगे। तो अक्सर गलतियां तो हुई जाती है बच्चों से। अच्छा, टीचर पहले के बड़े खूंखार होते थे, आजकल के टीचर तो बड़े सॉफ्ट होते हैं। पहले तो भाई साहब उनका एक ही उद्देश्य होता था कि आज कौन बच गया, आज किसको नहीं पीटा है, मतलब हर किसी को कूटना ही है बच्चे। अच्छा, मेरी टोटली दोस्त ऐसा था कि आज तक का इतिहास है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा स्कूल में जिस दिन पिटाई खा करके नहीं आया, कोई दिन नहीं, वजह चाहे जो भी हो। अच्छा, हम लोग तो रोते भी नहीं, पहले के हमारे पेरेंट्स भी बड़े सख्त होते थे। एक बार की घटना बताओ, एक बार कुछ पता नहीं क्या हुआ स्कूल में, तो टीचर ने बहुत मारा। सरकारी स्कूल की बात है, टीचर ने खूब कूटा। मैं रोता रोता घर आ गया, पास में ही था मिडिल स्कूल। रोता रोता घर आ गया, मेरे बड़े वाले भैया थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, हम बोले वो सर ने मारा। बस इतना बोला, बस वो भी शुरू हो गया। अरे यार वो पूछ तो लो, क्यों मारा नहीं? अच्छा, वो भी तब अच्छा, उन लोग को पहले वाले पेरेंट्स को क्या लगता था कि अच्छा बच्चे को सर ने मारा तो बच्चे ने गलती किया होगा, तो अगर बच्चे ने गलती किया होगा तो केवल सर ही क्यों मारेंगे, फिर हम भी मारेंगे। लेकिन आज के एक बच्चे को किसी को डांट के दिखा दो, उसे घर वाले को पहुंचाएंगे आपके, हाउ डेयर यू, आपकी साहस कैसे हुई, आपने मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठाया। खैर, तो उस समय का स्टडी बेटा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, क्योंकि हम लोग डर से भी पढ़ते थे कि नहीं पढ़ेंगे तो कुटाई होगी। और आजकल तो हम कभी कुछ पूछते हैं, बेटा कभी पलट के देखा था, ध्यान नहीं है। खैर, देखिए ये अकाउंटिंग वर्ड्स में, जैसा हमने इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, वैसे भी अकाउंटिंग में
हमारे जो शब्द है वो 3 टाइप्स के। आपको ध्यान होगा हमने पूछा भी था कुछ, है कि नहीं? देखिए, और आप सब लोगों ने एकदम सही सही जवाब दिए, है ना? बोलो हाँ के ना झूठे। एक भी तो पैसा नहीं जीत पाएगा। है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग है, नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं? सर नॉमिनल है, पर्सनल। मैंने कहा बैंक, तो अच्छा संपत्ति है, एसेट्स है, अच्छा रियल होगा, है पर्सनल। तो कई सारी चीजें आपके सामने हैं जिसका आप लोगों ने जवाब दिया। हमने कहा चलिए अभी तक आपने जवाब नहीं दिया चलेगा, लेकिन बताने के बाद, सिखाने के बाद जवाब नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा जैसे हमने इंग्लिश के शब्दों के बारे में डिटेल्स में पढ़ा कि ये नाउन है तो क्यों है, ये प्रोनाउन है तो क्यों है, वैसा ही अगर यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया, पर्सनल, रियल और नॉन। आखिर पर्सनल है तो क्यों? तो पर्सनल में मतलब व्यक्ति, तो पर्सनल में हमने लिखा इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ पर्सन ऑन, मतलब पर्सनल में केवल पर्सन का नाम है। और एक बात और हमने की थी आपसे कि किसी भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी पर्सन के नाम को हम क्यों लिखते हैं? भाई मान लो आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं मेरा नाम आप अपनी दुकान की किताब में क्यों लिखे? देखिए टू ही कंडीशन, क्या बेटा? या अगर आपको मुझसे पैसे लेने हो या देने। जैसे मैंने कहा कि मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा और आपको पैसे भी दे दिए, तो बताइए क्या मुझसे मेरा नाम अता पता पूछेंगे? कोई मतलब ही नहीं। आप बताइए किसी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उनको पैसे देते हैं, तो आपसे नाम पूछता है? वो कहाँ रहते हो ये पूछता है ना? पर किसी दुकान पे जाए आप, सामान उधार खरीदे, उनको बोले कि भैया 1 महीने बाद पैसे ले लो, मान लो मान गए, नाम अता पता पूछेगा? हाँ के ना पूछेगा? ये लिख करके भी रखे, लिख करके रखे कि उनको आपसे पैसे लेने हैं। तो जब आपका नाम लिखेगा तो ऑफकोर्स आप पर्सन तो नहीं है। तो पर्सन का नाम 2 ही कंडीशन में लिखा जाता है, जब पर्सन से पैसे लेने हो या पर्सन को पैसे देने। अभी जो पर्सन भी है ना बेटा, ये 3 टाइप्स के हमने बताया। एक तो नेचुरल, नेचुरल में कोई भी प्राकृतिक मानव, प्राकृतिक मानव मतलब नेचर ने कहा, प्रकृति ने कहा क्या? पर्सन। जिनके पास सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंख, सोचने के लिए दिमाग, सब कुछ है, वो नेचुरल। और जिनके पास ये नहीं है वो आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होता है उसको हम कहते हैं गॉड मेड एंटिटी, आर्टिफिशियल होता है मैन मेड एंटिटी। आर्टिफिशियल में जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने फी पेमेंट किया, तो आपने कहा क्या बोला था? हाँ किया। मैंने पूछा किसको किया, तो आपने कहा जेके साथ क्लासेस को किया। तो किसी से अगर देन लेन की बात होगी तो देन लेन में तो देयर मस्ट बी सम पर्सन, या किसी को भी दिया लिया जा सकता है, कोई ना कोई पर्सन ही हो। तो आपने जेके साथ क्लासेस को पे किया है, तो जेके साथ क्लास इज अ पर्सन बट नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल। यहाँ पे आर्टिफिशियल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लीजिए, दे आर आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे किसी भी बिजनेस यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन, किसी का भी नाम ले लीजिए, दे आर आर्टिफिशियल। फिर हमने कहा कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं एसबीआई बैंक, बताइए कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन है। पीएनबी बैंक, आर्टिफिशियल। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेके सर्कला से आर्टिफिशियल। राम नेचुरल, सीता नेचुरल। अच्छा ये दोनों तो समझना आसान है। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव जो है, मान के चलिए आपके अंग्रेजी के प्रोनाउन, जैसे बार बार एक ही नाम को रिपीटेशंस को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का ये हुआ ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, पॉजेसिव, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ होता है, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, बहुत पुरानी बात है। मतलब हम तो तब पढ़े थे जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए, क्योंकि हम लोग डंडे वाले लोग हैं ना।
अच्छा, जहां भूलो ना तुरंत गुरु जी का डंडा याद आ रहा है, भाई साहब क्या कुटाई होती है। खैर, देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आप, जैसे हमारे कुंदन भाई, मैंने इसको 10,000 रुपए का सामान उधार बेचा, तो उधार बेचा सामान तो मैंने दे दिया, इन्होंने पैसे नहीं दिए ना मुझे, तो मैं इनका नाम लिखूंगा कि नहीं? अगर मैं कुंदन का नाम लिखता हूँ कुंदन, तो नेचुरल, लेकिन कुंदन का नाम मैं क्यों लिखूंगा ये बताओ जरा? क्योंकि इनसे मुझे पैसे लेने, तो यानी कि ये हमारे देनदार हैं, ये हमारे डेटर है। अगर मैं कुंदन का नाम लिखता हूँ तो नेचुरल, और कुंदन के नाम की जगह मैं लिखता हूँ डेटर, तो डेटर रिप्रेजेंटेटिव। डेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिन जिन से पैसे लेने उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? वैसे ही मैंने कहा, मान लीजिए मैंने किसी से सामान उधार खरीदा, भाई क्या नाम है आपका? रुद्रेश। ऐसे से नाम खोज के खिलाते यार, एकदम टिपिकल नाम। अच्छा रुद्रेश भाई, मैंने आपसे सामान उधार खरीदा, तो रुद्रेश से सामान तो मेरे पास आ गया बेटा, मैंने पैसे नहीं दिए, आइए वेलकम, स्वागत है। जादू है ना नहीं? इसका नाम रखा है जादू, कब कहां प्रकट हो जाएगा पता नहीं चलता। सुनिए, रुद्रेश से हमने मान लो 50,000 का सामान उधार खरीदा, सामान तो आगे रुको, पैसे नहीं दिए, देना पड़ेगा। जब तक दे नहीं देते इनका नाम लिख करके रखना पड़ेगा, नाम लिख करके रखना पड़ेगा। तो रुद्रेश अगर हम लिखते हैं तो नेचुरल, बट रुद्रेश की जगह हम लिखते हैं क्रेडिटर, लेनदार, क्या है ये? रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे। कोई और ज्वाइन कर दिया क्या क्लास में? आर्यन और निखिल। ये करेगा बदमाशी। यस प्लीज। अब एक तो हमने क्या पर्सनल, पर्सनल के बाद हमारा आया था इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो चीजें थी, एक तो रियल और एक नॉमिनल। रियल में हमने कहा था सारे रियल एसेट्स आए, मैंने ये नहीं कहा सारे एसेट्स आए, सारे रियल एसेट्स आए। कई बार हम कहते हैं अच्छा रियल में एसेट्स आते हैं, ऐसे में डेटर भी तो हमारे एसेट्स है, दैट्स नॉट रियल एसेट्स। इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हमारा एसेट्स है, बट इट्स नॉट रियल एसेट्स। बैंक भी हमारा एसेट्स है, बट अगेन इट्स नॉट रियल एसेट्स। सो व्हाट इज द रियल एसेट्स? मैंने बताया था आपको। सर जादू बता, रियल एसेट क्या होता है? हाँ जी, टेंजिबल इंटेंजिबल हो गया, टू भी टेंजिबल है तो मेरा रियल एसेट्स है। कौन बताएगा? बोलो बेटा। मैंने एनी ऐसे, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, बैठेंगे, सुनिए, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब समझते हैं आप लोग, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एक्जिस्टेंस है। इंटेंजिबल जिसको देख छू नहीं सकते हम, मतलब एनीथिंग वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, if they have the revenue generation power, if they can generate revenue for you, they are the real assets for you. आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? any tangible or intangible objects which have the revenue generation power is our real assets. ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर इनकम कमाने की क्षमता है, जो हमें कमा करके दे रहा है, वो हमारा रियल एसेट्स है। जैसे हमने कई सारे एग्जांपल लिए, एक बात बताइए, ये एयर कंडीशन टेंजिबल। अच्छा एसी के मजे ले रहे हैं आप लोग? नहीं क्या बोलो? हाँ ले रहे, पैसा दिया इसका? यस। अच्छा जिसपे बैठे
अच्छा वैसे भी दुनिया की एक रीत है बेटा, दुनिया के जिस भी रिसोर्स को जो कंज्यूम करेगा उसका पेमेंट वही करेगा। अब बताइए खरीदा हमने, फ्रेंच में गए खरीदा हमने, बैट कौन है? हाँ, पैसा कौन देगा? ऑफ कोर्स आप देंगे। पंखे के हवा कौन खा रहा है? और मेरे तरफ वो देखना, कौन खा रहा है हवा? मैं। कौन बोला? आप कौन बोला? किधर से आवाज आई थी? जादू बोल रहा है। देखिए ये तो ऐसे लोग हैं ना, जैसे एक बार मैं बताऊं, एक बंदा, ऐसे लोग थे, ऑटो को रोका, भैया कनाट प्लीज चलोगे? बोला कि हाँ चलेंगे। बैठ गए, मीटर ऑन, पहुंचा कनाट प्लीज, भाई ने बिल देखा, 30 रुपए निकाल के ड्राइवर को पकड़ा दिए। ड्राइवर ने बिल देखा, बोला भाई साहब ये क्या दे रहे? बोला क्यों, ठीक है? बोला भाई साहब बिल 60 का है। बोला हाँ तू भी तो बैठा है। भाई साहब हम तो ड्राइवर है। तो ये सब मत, ये पंखा हमारी तरफ भी चल रहा है तो अल्टीमेटली तुम्हारी तरफ भी चल रहा है। तो जितना हम कूल लेंगे उतना कूल पढ़ाएंगे। तो सुनिएगा, जितने रिसोर्सेज को कंज्यूम करें इन सब के लिए आपने पेमेंट किया, तो आपको क्या लगता है ये सारी चीजें जेके साथ क्लासेस को कमा करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं। आज मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए जैसे गुडविल होती है, गुड और विल, आप लोग यहाँ पे आए हैं तो जाहिर सी बात है भरोसा होगा, ये मत कहना नहीं है। मतलब आपको मैं बताऊं, देखिए अभी तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ कोरोना काल चल रहा है, अभी बच्चे कम होते हैं, नहीं तो हमारे भी एक सीजन होते थे, एक सीजन में एक सेशन में जो 6 महीने का सेशन होता है, अगर मेरा मैं अपनी कुंडली बताऊं, अगर बहुत ज्यादा बैड फेज चल रहा है कोचिंग लाइन का, तो भी 2 से 2,500 स्टूडेंट तो पढ़ाते ही थे। अगर बहुत बुरा समय चल रहा है तो एक एक बैच में 500 600 700 बच्चे मस्त एकदम देखते थे, चारों तरफ एकदम हरियाली दिखती थी, बस 2-3 लोग ऐसा भीतर। और वो भी था। और दूसरा ये, जी कौन है? बीच बीच में मजा आया। बेटा जी कॉमर्स से हो? कोई नहीं, कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस में बेटा अकाउंटिंग वर्ड्स की चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो हमने कहा सुनिएगा जरा, उस समय का मार्केट में बता रहा हूं कि दिल्ली के मार्केट में बेटा जितने बच्चों की एंट्री होती थी, दिल्ली के मार्केट में जितने बच्चों की एंट्री होती थी, मोर देन 60% स्टूडेंट हमारे पास होता है। नेपाल का जो बच्चा, नेपाल आप लोग जानते हैं, नेपाल का जब लॉट गिरता था ना दिल्ली में, तो एक ही नाम थे हम लोग, और कहीं इधर उधर इक्का दुक्का कोई चला गया तो चला गया, अदरवाइज सारे हमारे पास। और हम सबसे ज्यादा फी लेते थे, फिर भी लोग आता। रीजन गुड विल, गुड विल। आपको नहीं लगता कि गुडविल भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट होता है? भाई टेंजिबल एसेट क्या कमा करके देगा तो गुडविल कमा करके दे देगा। तो रियल में हमने क्या बोला, ऐसी कोई भी चीज चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, अगर उसके अंदर बेटा इनकम जनरेशन पावर है, अगर वो हमारे बिजनेस को कमा करके दे सकता है, तो हमारे बिजनेस का रियल एसेट्स। टेंजिबल में प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर्स है, फिक्चर्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, ये सारे हमारे टेंजिबल रियल एसेट्स। और ये गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो, टेक्निकल नो हाउ, ये सारे हमारे इंटेंजिबल रियल एसेट्स। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं बेटा, एक बात तो, आज आपके पास मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अभी आपको जरूरत नहीं, जरूरत है 2 साल बाद। अभी 10 लाख रुपए अभी आपको जरूरत नहीं, जरूरत है 2 साल बाद। तो आपने क्या किया, उस 10 लाख को 2 लाख लॉकर में डाल दिया और 2 साल बाद निकाला, तो 10 ही लाख होगा, कम हो चुका होगा, बढ़ गया होगा। तो सोचिए, दिमाग में जोड़ा लिया, अब सीए करने आए ऐसे थोड़ी नहीं, क्या कहते हैं 10 ही लाख रहेगा, कम हो जाएगा,
क्या कहते हैं, कम हो जाएगा? यस, कम हो जाएगा। बेटा रुपये को ना कागज के टुकड़े में मत देखो, उसकी मार्केट वैल्यू देखो। एक चीज बता, आज से मैं तुमसे सीधी सी बात पूछता हूँ, आज से पहले 5 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। मान लो तुम कहीं घूमने जा रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने 500 रुपया दिया घूमने के लिए, चेहरे पे एकदम ताजी मुस्कान। आज जब कहीं घूमने जाते हो वही 500 रुपये मिलते हैं, तो वही मुस्कान मेंटेन है क्या? नहीं है। क्यों? 500 रुपये कभी था प्रिय, महंगाई नहीं बढ़ी, तुम्हारी रुपये की वैल्यू कम हो गई। देखो 1 रुपीज ऑफ टुडे इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन 1 रुपीज ऑफ टुमारो। पुराने जमाने के लोग ज्यादा मजबूत होते हैं। पुराने जमाने के लोग पूरे को 100 साल 102 साल पता नहीं कितने साल जीते थे, लेकिन इनसे ज्यादा मजबूत। ना आरओ का पानी था, ना एयर प्यूरिफायर था, कुछ नहीं था। तब इतना हैंडपंप के पानी पी लेते थे, कुछ भी धूल मिट्टी में लपेटते रहते थे तब भी। आज हम आरओ का पानी पीते हैं, एयर प्यूरिफायर, सब्जी को भी साफ करने के लिए केमिकल यूज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तभी 60-65 साल में निकल लेते हैं। तो पहले का रुपया जो था आज के रुपये से ज्यादा मजबूत, आज का जो रुपया है आने वाले कल के रुपये से ज्यादा मजबूत। इसका मतलब आपका बताइए 10 लाख है, कम हो चुका है, कम हो चुका है। तो एक बात तो अभी आपके पास यूज नहीं है, बट आपके पास यूज नहीं है इसका क्या मतलब? किसी के पास यूज नहीं है, किसी के पास होगा, क्या करेंगे आप? दे दीजिए उसको, दे दीजिए, यूज करेगा तब तक कुछ तो मिलेगा, ब्याज। अच्छा, आप जो किसी को पैसा देंगे, चाहे किसी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, चाहे किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लीजिए, या किसी को आप लोन दे दीजिए, जानते हैं उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या नाम देंगे? जैसे लोन, तो किसी को आपने लोन दिया। अच्छा, जब आप लोन देते हैं ना, तो आप लोन नहीं कहते उसे, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लोन कौन बोलेगा बेटा? जो लेगा। मान लो आपने शेयर्स खरीदा, शेयर परचेज, डिवेंचर परचेज, जो भी करते हैं ये आपका इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके रियल एसेट्स हैं। नॉट कमिंग टू, हमने कहा यहाँ पे नॉमिनल में आता है नेम ऑफ एक्सपेंसेस, नेम ऑफ लॉसेस, नेम ऑफ इनकम और नेम ऑफ गेन्स। ओके, अब बेटा अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, तो एक शब्द हमारे सामने और आता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, क्या आप मुझे बताएंगे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या कोई फर्क है? Is there any difference between the expenditure and the expenses? बोलो, आप बताओ, बैठ कर ही बताओ, कोई ये नहीं, कोई फर्क है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में? नहीं है। आप बताइए बेटा जी, कोई फर्क नहीं है? अच्छा, कौन बताएगा? इस तरफ हाथ उठाए थे, दिल नहीं बनाया, दिल नहीं बताया, तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाता? थोड़ा सा बताओ। अच्छा, और कोई? कर चुके हैं, कर सकते हैं नहीं, कर चुके हैं। सुनिए जरा बेटा, एक बात बताइए, मैं आपको बाइफरकेट करके दिखा रहा हूं, अगर ये सब बाइफरकेट नहीं करेंगे तो फिर बताइए अकाउंटिंग आप कैसे कर पाएंगे? एक बात है, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो? प्रॉफिट कमाना, पक्का। अच्छा, प्रॉफिट तो कमाने के लिए
अच्छा, कमाने के लिए बेटा लगाना भी पड़ेगा क्या? अब जैसे देखिए, हमारा भी जेके सर क्लासेज ऑफ कोर्स हमारे भी ऑब्जेक्ट है टू अर्न द प्रॉफिट। क्या आपको लगता है हमने कुछ पैसे लगाए भी हैं? लगाए हैं? अच्छा, कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? तो सर ये खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, स्टाफ को सैलरी देते हो, एडवर्टीजमेंट्स करते हो, बिल्डिंग लिया होगा, जानते दीज ऑल आर एक्सपेंडिचर। मतलब हमारे बिजनेस से एक भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका उद्देश्य है कि हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा, हमारे बिजनेस को कमा करके देगा, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। हमारे बिजनेस से एक भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि हमारे बिजनेस को कमा करके देगा, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर। अब बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये अलग बात है, वो हम कुछ बच्चों से डिस्कस कर चुके हैं, जिन बच्चों से नहीं किया उनसे हम करें। कैपिटल रेवेन्यू। अच्छा, एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपको बेनिफिट देगा, ये ना। अब क्या होता है, एक्सपेंडिचर हमारा एक तो होता है एक्सपायर्ड हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, इस पे बहुत सारी बातें हैं। एक्सपायर्ड का मतलब whose benefit finish। अनएक्सपायर्ड का मतलब एक्सपायर्ड का मतलब जिसका बेनिफिट समाप्त हो चुका है, और अनएक्सपायर्ड का मतलब जिसका बेनिफिट अभी भी समाप्त होना बाकी है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे बेनिफिट समाप्त हो चुका है बेटा, फिनिश्ड एंड कंज्यूम। देखिए, जो बातें मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर बताने के बाद आप नहीं बताएंगे तो आप सोच लीजिएगा मैं वही गवर्नमेंट स्कूल वाला रूल अडॉप्ट कर लूंगा। भाई, मैं पहले तो नहीं पूछ रहा हूँ, सारा कुछ समझाने के बाद अगर आप जवाब नहीं दोगे तो कैसे होगा? बेनिफिट फिनिश्ड भी हुआ और कंज्यूम भी किया। यहाँ पे बेटा बेनिफिट फिनिश्ड हो गया बट हम कंज्यूम नहीं कर पाए। बेनिफिट फिनिश्ड एंड कंज्यूम, जानते हैं इसको हम कहते हैं बेटा एक्सपेंसेस। फिनिश्ड बट कुड नॉट बी कंज्यूम्ड, लॉसेस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेटा किसी भी अकाउंटिंग ईयर का अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो दिस इज इक्वल टू इनकम और गेन्स इनकम और गेन्स में एक्सपेंस लॉस माइनस करते हैं, देन वी कम टू द प्रॉफिट। मैंने एक्सपेंडिचर नहीं लिखा बेटा, एक्सपेंस लिखा। अच्छा, मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2010, ठीक है। 2010 में आपने 20 लाख रुपए का सामान खरीदा था बेचने के। सुनिएगा मेरी बात, 2010 में
आपने 20 लाख रुपए का सामान खरीदा था बेचने के लिए, उनमें से क्या हुआ 15 लाख के सामान को, 15 लाख के गुड्स को आपने 18 लाख में बेच दिया। 5 लाख का गुड्स अभी भी आपके पास अनसोल्ड पड़े हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने कितने का सामान खरीदा था बेचने के लिए 20 लाख का, कितने का बेच दिया 15 लाख का, कितने में बेचा 18 लाख में। 5 लाख का सामान अभी भी आपके पास अनसोल्ड पड़े हुए हैं। सीधा सवाल, कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, कितने 3। अच्छा आप लोग बताइए यार, एकदम सीधा सवाल है मेरा। 20 लाख का सामान खरीदा था बेचने के लिए, बट उनमें से हमने 15 लाख के सामान को 18 लाख में बेच दिया, 5 लाख का अभी भी बचा हुआ है। कितनी प्रॉफिट्स आपने कमाया? ठीक, क्या हो गया 3 लाख? कितने लोग बोल रहे जरा हाथ उठाइए तो। 3 लाख वाले कितने हैं? ओके, डिफरेंट आंसर, डिफरेंट एनीवन? बाकी का हाथ जिनका नहीं उठाऊं किधर है? ऑडियंस पोल किधर है? हाँ भाई जादू बोल, तू क्या कह रहा है, बोलो कितना? ये इसका जानते हो, एक मेरा बहुत बुलंदशहर का स्टूडेंट था विशाल, बिल्कुल डिट्टो इसका सर्कल मिलता है, और उसको भी मैंने ऐसे ही नाम रखा था जादू। अच्छा मतलब मैं आपको बताऊं, दिमाग तो एकदम नहीं था, मतलब तेरे पास है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इधर मतलब ऐसे पूरा अच्छा, लेकिन जहां पर मेहनती गजब का। एक दो बार तो हमने उसको बोला कि बेटा तू घर वापस आ, तेरे बस का नहीं है ऐसे। बोले नहीं सर करूंगा मैं। अच्छा कितना भी बोलो उसको जरा सा भी, हमने बोला कि तुमको इतना डांटता हूँ, इतना फटकारता हूँ, इतना बेइज्जत करता हूँ, तो शर्म नहीं आती तुम्हें? बोले सर आप डांटते हो तो लगता है कोई कंसेप्ट समझा रहे हो। और अब इस ऐसे लोगों को कैसे डांटे भाई? मेहनत क्या, मेहनत क्या आप जानते हैं? नहीं तो कुछ अभी जाकर के देखिएगा हमारे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में 44वां रैंक था उसका आउट ऑफ 50। मतलब पास होना अलग बात है, और 2018 नवंबर में रैंक गया था 321 पे, आखिरी रैंक आउट ऑफ 400, 321 पे लास्ट रैंक था, 50वां। 44वां रैंक था, इसका मतलब 327, 328, 330 के करीब उसका मार्क्स, केवल अपनी मेहनत की वजह से। तब मैंने उसको रिवार्ड भी दिया था, बोले तुमने मुझे गलत वोट कर दिया। बोले सर सब कुछ आता था समझ में, लेकिन जब आप पूछते थे मैं थोड़ा जाता था। बोले चलो अच्छी बात क्या है, तो इनकम और गेन्स में एक्सपेंस लॉस माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। सही है? आप सारे बच्चों ने मुझे बताया 3 लाख, ठीक ही बताया होगा, इतने सारे लोग गलत थोड़े लिख सकते हैं, लेकिन निकाला कैसे आपने 3 लाख? 18 माइनस, अच्छा ऐसे करा क्या, ऐसे 18 माइनस 15, ओके। अब देखिए मैं अपनी बात साबित कर रहा हूं, आपने कितने का स्टॉक खरीदा था बेचने के लिए? 20 लाख। हमने आपको बताया हमारे बिजनेस से 1 भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा, कमा करके देगा, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर। तो अभी आपने बेटा 20 लाख रुपए का खरीदा था ना सामान, ये पूरा 20 लाख रुपए आपके एक्सपेंडिचर। इसमें सामान समाप्त कितने का हो गया? 15 लाख का, एक्सपायर्ड 15 लाख। बच कितने का गया? 5 लाख का अनएक्सपायर्ड 5 लाख। अभी जो 15 लाख का सामान समाप्त हुआ, क्या ये पूरा का पूरा 15 लाख का बिक गया है, कुछ और भी हो? बिक गया ना, 15 लाख का सामान तो बिक गया। बेनिफिट फिनिश्ड एंड कंज्यूम, पूरे 15 लाख। तो देखो हमने क्या लिखा, एक्सपेंसिव। प्रॉफिट जानने के लिए हमें इनकम और गेन से एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करना होता, क्या माइनस करना होता है? एक्सपेंसेस। अच्छा मान लेते हैं कि आपका टोटल 20 लाख का एक्सपेंडिचर था, सपोज करिए सामान जो समाप्त हुआ 16 लाख के हो, तो कितने का बच गया बेटा? 4 लाख।
लेकिन जो 16 लाख के समाप्त हुए, 16 लाख का सामान बिका नहीं, बिका तो 15 का ही, तो बेनिफिट फिनिश्ड एंड कंज्यूम 15, लेकिन समाप्त कितने का हुआ? 16 लाख के समाप्त हुआ है, 16 लाख के। अच्छा, तो 1 लाख का समाप्त हुआ, बट क्या हो गया, उसका बेनिफिट नहीं मिला। मान लो चोरी हो गया हो, आग लग गया होगा, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है, समाप्त तो कभी हुआ। तो 1 लाख रुपए का समाप्त हो गया, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो 1 लाख किस में चला गया? लॉसेज में। सुनिएगा, एक्सपेंसेस द एक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मिल गया, लॉसेज एक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट नहीं मिलता। सीधी बात, राइट? दिमाग में सेट रहेगा। अच्छा, मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया था, मैं फिर से देता हूं, प्यास भी लगी है, दोनों काम हो जाएगा मेरा। ठीक है बेटा, ये 1 गिलास हमने पानी खरीदा पीने के लिए 10 रुपए, देख रहे हैं? अभी बताइए, जो 10 रुपए का पानी है, ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है? खुल करके बोलिए, एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सारा पानी अभी बचा होगा। अब देखिए, इसमें से कुछ खत्म भी होगा। कितने का खत्म हो गया? 6 रुपए का मुझे लग रहा है, 6 का ना, 10 का था, अब 7 रुपए। तो एक्सपायर्ड कितना? 7 रुपया। समाप्त 6 का हुआ, 7 का हुआ, एक्सपायर्ड हो गया 7 रुपए। इसमें मैं पी कितने का गया था? तो एक्सपायर्ड तो 7 का हुआ, लेकिन उसमें से बेनिफिट मैंने कितने का कंज्यूम किया? 6 रुपए किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंसेस में, और 1 रुपया लॉस में। जैसे हमने कहा 20 लाख का गुड्स खरीदा था, इसमें से सपोज करो 16 लाख का बेच दिया, तो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, 2 लाख का चोरी हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो एक्सपेंडिचर तो था पहले। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कोई भी एक्सपेंडिचर होने के लिए क्या पेमेंट का तुरंत जाना जरूरी है क्या? बाद में जाएगा तो नहीं चलेगा? चलेगा। तो एक्सपेंडिचर होने के लिए पेमेंट का तुरंत जाना जरूरी नहीं है, तो एक्सपेंस होने के लिए पेमेंट का तुरंत जाना जरूरी है? नो। एक्सपेंडिचर का ही पार्ट तो एक्सपेंस है। अब मैंने कहा, मान लो ये एयर कंडीशनर में उधार खरीद लिया 50,000 का, क्या एक्सपेंडिचर नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कि जब पैसा दे दोगे सर तभी एक्सपेंडिचर होगा। भाई सामान तो आ गया ना, अभी हमने पे भले ही नहीं किया, लेकिन आई एम लायबल टू पे ना, तो एक्सपेंडिचर तो हो गया। अब ये 50,000 के एसी बताओ कितने साल तक चलेगा? आइडिया? 5 साल। 5 साल, 1 साल आपने चला लिया, तो मनी के टर्म में कितने अमाउंट का बेनिफिट आपने कंज्यूम कर लिया? 10,000 रुपए का, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। 10,000। तो डेप्रिसिएशन बताइए, एक्सपेंस है कि लॉस है? एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो 10,000 का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, हो गया कि नहीं एक्सपेंस? या पैसा जाना जरूरी है? नहीं। तो एक्सपेंस होने के लिए जरूरी क्या है बेटा? बेनिफिट कंजम्पशन। एक्सपेंस होने के लिए जरूरी क्या है? बेनिफिट कंजम्पशन, राइट? आइए जरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपके यहाँ का एम्प्लॉय, मान लो स्वीपर टाइप, मेरा जो पूरे महीने का कंपनसेशन है मान लो 1 लाख रुपए है। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्वीपर करवा लो चाहे जो करवा लो, लाख रुपए से ही। तो 1 लाख रुपए का मान लीजिए पूरे महीने मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में सफाई झाड़ू पोछा किए, पूरे महीने आपने सर्विस ली, मतलब बेनिफिट आपने कंज्यूम किया। कंज्यूम कर लिया, बोलो हाँ के ना? तो कितने अमाउंट का बेनिफिट कंज्यूम किया? 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख तुम्हारे एक्सपेंस हो गए कि नहीं हो गए? खर्चे हो गए। सबसे पहला काम होता है खर्चे का नाम रखना। तो नामकरण करो इसका। जब बच्चा पैदा होता है नाम रखते कि नहीं हम लोग? देखो, हमें अकाउंट सीखना है, पढ़ना नहीं। तो ये खर्चा हो गया, अब इसका नाम रखो है जी।
क्या कुछ तो नाम हो गया, कौन है? ये नहीं एम्प्लॉय है, कौन है? ये थोड़ी नहीं एक दिन आके साफ करके निकल गया। हमें जो दे रहे हो, क्या दे रहे हो? वेतन, सैलरी दे रहे हो, सैलरी। देखो नाम तो रखना पड़ेगा ना। तो चलिए, खर्चे का नाम हो गया सैलरी। नेम ऑफ एक्सपेंस 1 लाख है ना। अगर बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तुमने, खर्चा हो गया, खर्चे के नाम सैलरी, मुझे पे करोगे नहीं करोगे? क्या दोगे? पैसा। तो देखिए 2 नाम आ गया, कैश क्या बेटा? रियल, रियल। क्या करें विवेक भाई, क्या देख रहे हैं? मतलब भरोसा नहीं है। अच्छा सुनिए, केस 2 आइए। तो बताइए जो खर्चा, सैलरी क्या है? नॉमिनल। सैलरी क्या है? नॉमिनल। केस 2 में आएंगे, मैंने आपके यहाँ पूरे महीने सर्विस की, तो आपने मनी के टर्म में कितने अमाउंट का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, जरा बताएं। 1 लाख रुपए पक्का? ओके। अब 1 लाख दोगे भी मुझे? मान लो अभी आपके पास पैसे नहीं है, कोरोना समय चल रहा है, आपने भाई महीने 2 महीने बाद दे दो, आप काम करते रहो, पर अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। कई बार बॉस वॉस बुला के बोलता भी है ऐसा कि 2 महीने धैर्य करें, लेकिन बेनिफिट तो आपने कंज्यूम कर लिया, खर्चे तो हो गए ना आपके। पैसे दिए अभी आपने? नहीं दिए, तो पैसे भी दिए नहीं है, बट खर्चा तो हो गया। खर्चे का नाम तो रखना पड़ेगा, क्या रखेंगे? क्या बात है, क्या बात है, मतलब आप लोग को तो राष्ट्रपति से अवार्ड दिलवाया गया। और सैनिक खर्चे का नाम क्या हो गया? अच्छा सुनिए जरा बेटा, कोई हॉस्पिटल में एक किड पैदा हुआ, अगर उसका हॉस्पिटल का बिल भी होता है, बिल का पेमेंट कर दोगे तो लड़का है, और नहीं करोगे तो? बोलो। हाँ जी सर। मान लो बिल का पेमेंट कर दोगे तो बच्चा लड़का है, और नहीं पेमेंट करोगे तो तब भी लड़का ही है। मतलब यहाँ पे बिल का पेमेंट कर दोगे तो खर्चे के नाम सैलरी, और बिल का पेमेंट नहीं करोगे तो खर्चे के नाम कुछ और, कैसे हो गया? महान आत्मा। जी भैया, जब बिल का पेमेंट कर दोगे तो खर्चे का नाम सैलरी, और पेमेंट नहीं करोगे तो खर्चे के नाम कुछ और। अरे भैया पहले तुम खर्चे का तो नाम लिखो, बात की बात लिखेंगे। खर्चे का नाम क्या होगा? इतना एग्जाम्पल, एकदम सटीक सटीक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अच्छा खर्चे का नाम क्यों बदलेगा? एक बात तो, खर्चे का नाम तो सैलरी ही रहेगा ना। अच्छा बताओ, अब बताओ तुमने पैसे दिए, अगर मान लो दे देते तो दूसरा नाम क्या आता? बोलो, दे देते तो दूसरा नाम क्या आता? कैश आता। दे दिया, बोलो हाँ के ना, दे दिया। भाई मेरे, मैं चाइनीज में बोल कैसे कहता हूँ, थोड़ा सा लोग सब आपने सीख है, तो कोई काम नहीं मिला, चलो सीख करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ दे दिया, क्या ये? बताओ सेकंड केस में पेमेंट किया नहीं किया? किया या नहीं किया? करना पड़ेगा। याद करो, याद करो, पर्सन का नाम बिजनेस के बुक्स में कब लिखते हैं? जब किसी पर्सन से पैसे लेने हो या देने हो। अभी क्या सिचुएशन है? देना है, किसको? रमेश सिंह को। तो बताओ रमेश सिंह का नाम लिख करके नहीं रखोगे? एक नाम आ गया रमेश सिंह। रमेश सिंह कौन है बेटा? रमेश सिंह को पैसा देना है, 1 लाख रुपए ना। बताओ पर्सन के नाम बिजनेस के बुक्स में कब लिखते हैं? जब देना हो या लेना हो। रमेश सिंह को पैसा देना है,
देना है को अंग्रेजी में क्या कहते जानते हैं? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना है। तो अब बताइए, खर्चे का नाम सैलरी है, खर्चे का नाम आउटस्टैंडिंग है? सैलरी है। आउटस्टैंडिंग इज द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग इज द नेम ऑफ लायबिलिटी। अच्छा, मैं अगर कॉमर्स वाले, मैं कहता हूं सैलरी ड्यू भी हुआ और तुमने पे भी कर दिया, अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे बोलो? सैलरी ड्यू हुआ और तुमने पे भी कर दिया, क्या करोगे अकाउंटिंग एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, राइट? अगर सैलरी खर्चा तो हो गया लेकिन तुमने पे नहीं किया, जरा एंट्री पास करो तो। सैलरी अकाउंट डेबिटेड मतलब तूने खर्चे का नाम क्या लिखा? सैलरी लिखा ना। तो अभी दिया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग किस चीज का नाम है? लायबिलिटी का। लायबिलिटी का। तो रमेश सिंह को आपको पैसे देने हैं, याद रखना। फिर से आता हूं मैं दूसरे एग्जांपल में। मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अच्छा एग्जांपल है। मान लो आप सीए बन गए, आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जगह अपने किराए पे लिया मुझसे, उसका जो किराया है ना बेटा 50,000 पर महीने का। आपने पूरे महीने हमारी प्रॉपर्टी को यूज किया, आपने पूरे महीने हमारी प्रॉपर्टी को यूज किया, तो बताइए जरा मनी के टर्म में कितने अमाउंट का बेनिफिट कंज्यूम किया? 50,000 का। कर लिया, खर्चा हो गया, हाँ के ना? हो गया। खर्चे का नाम रेंट, खर्चे का नाम है रेंट। अच्छा, अब तुम मुझे पैसे दे दोगे तो खर्चा हो गया, नहीं दोगे तो? खर्चा तो तब भी है ना। दे दोगे तो खर्चा, नहीं दोगे तो खर्चा तो तब भी। दोगे तो क्या दोगे? क्या? मान लो नहीं दिया, सपोज करो अभी आपने नहीं दिया, तो देना है ना। किसको देना है? रमेश जी को देना है। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या देना है? किराया। तो खर्चे का नाम रेंट है, खर्चे का नाम आउटस्टैंडिंग रेंट है? खर्चे का नाम क्या है? रेंट या आउटस्टैंडिंग रेंट? आउटस्टैंडिंग रेंट ना, रेंट। ओहो, तो आउटस्टैंडिंग रेंट किस चीज का नाम है? लायबिलिटी का। अच्छा सुनिए अगेन, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, ठीक है, डेली वेजेस, डेली वर्कर, मैं रोज का 1,000 रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, हम लोग गांव वाले लिख देखते हैं, लोग आता है कहते हैं मालिक को रखे रहो सर, इकट्ठे में जब गाँव जाऊंगा तब दे देना। कमा कमा करके मैंने आपके यहाँ 40,000 रुपए इकट्ठे कर दिए। अब मेरे घर में जरूरत पड़ गई 50,000, कुछ अर्जेंसी आ गई, मैंने अपने मालिक को बोला कि मालिक 50,000 रुपए दे दो। उनका कमाया तो 40 ही है, तो बोले तो और ढूंढ मैं कहाँ भाग, लेकिन बहुत सख्त जरूरत है मुझे 50,000 रुपए। उन्होंने कहा चलो ठीक है दे। अब उन्होंने दे तो दिए 50,000 रुपए, लेकिन बताइए बेनिफिट कितने का कंज्यूम किया? 40। अच्छा, इस खर्चे का नाम भी तो रखना पड़ेगा, क्या रखें? वेजेस। ये सही है, वेजेस का मतलब मजदूरी, तो खर्चे के नाम वेजेस। तो खर्चा कितना हुआ आपका? आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, ध्यान रखना। खर्चा आपका 50,000 हो गया ना। खर्चा कितना हुआ? एकदम देखो सुनो, जब यहाँ पे बैठे हो, ये हमारा एक क्या कहते हैं वो, नहीं फैक्ट्री, यहाँ से बहुतों को मैंने निकाला है। तो चीजों को ना, कोई भी चीज मैंने एक प्रॉमिस किया था सिंस डे वन क्लास, तो मैंने कहा तुम्हारे अकाउंट से पूरे स्टॉक कॉमा भी यूज हुआ है ना, तो मैं बताऊंगा ये यूज क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। और ये तभी आप कर पाओगे बेटा जब मेरी बातों को एकदम फोकस होकर के सुनोगे, समझोगे। ना तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी चीजों को रटा है, ना ही मैं प्रेफर करता हूँ कोई बच्चा रट करके जवाब,
लॉजिकली आप क्लियर हो, समझो, तब जवाब दो। अब हमने कहा कि बेनिफिट आपने कितने का कंज्यूम किया, 40,000 का, तो खर्चा कितना होगा, तो खर्चा तो 40,000 हो, लेकिन आपने मुझे पे कितना कर दिया, 10,000 ज्यादा पे कर दिया। तो ज्यादा पे करने को कुछ कहते हैं क्या, हम एडवांस कहते हैं। अच्छा, एडवांस या प्रीपेड ऐसे ही ना, बेजे जी लिख दे तो कितना, 10,000। अब खर्चा आपका कितना हो गया, 50,000, राइट, 40 ही हुआ, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा दे दिया वो क्या है, एडवांस। कुछ तो बोलोगे, एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, कुछ तो क्या है, एसेट्स। कैसे नहीं मिला है, जब चाहो तो मुझसे मांग सकते हो, बोलो हाँ के ना। मान लो अगले दिन आपको कि चल काम से निकल, तो कितने वापस मांग सकते हो उसे, 10,000 का। तो 10,000 वन काइंड ऑफ रिसीवेबल अमाउंट फॉर यू, राइट। तो अच्छा, ये एसेट तो बता दिया, लेकिन एक चीज बताओ, ये इज इट रियल एसेट्स, बोलो, रियल एसेट्स क्यों नहीं है रियल एसेट्स, लोग सर एडवांस किसी को दिया वो कमा करके थोड़ी हमें देगा, एडवांस हमने दे दिया उसके बदले सर्विस देगा वो। क्या हमने एडवांस के अंदर इनकम जनरेशन पावर होता है, कोई भी एडवांस के अंदर इनकम जनरेशन पावर होता है नहीं। जब इनकम जनरेशन पावर ही नहीं है तो फिर हमारा रियल एसेट कैसे हो जाएगी, तो क्या हमें उससे पैसे लेने, तो यहाँ पे एडवांस क्या हो गया बेटा, ये एसेट तो है बट नॉट रियल एसेट्स। अब जरा ध्यान से चलिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं यू गेव मी लोन ऑफ रुपीज 10 lakhs at 10% पर एनम, आपने मुझे 10 लाख रुपए का लोन दिया 10% पर एनम पे। देखिए आपने लोन दिया तो लोन मैं कहूंगा और आप क्या कहेंगे उसे, इन्वेस्टमेंट। तो एक साल में कितना कमा लिया, 1 लाख रुपए, हो गई कि नहीं, कमाई हो गई। कमाई का नाम बोलो, कमाई का नाम बोलो, इंटरेस्ट ऑन, नेम ऑफ इनकम। अच्छा, 1 लाख कमा लिया ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके इनकम का नाम। 1 लाख रुपए चाहिए भी क्या आपको, किससे, उससे, कैसे चाहिए, कैश, अच्छा कैश। अच्छा मैंने पैसे दे दिए तो आपकी इनकम हो गई, और नहीं दिए तो, नहीं दिए तो सर इनकम तो दुर्गी होगी, हमारे फंड को आपने यूज किया, मतलब अभी नहीं, हमने कहा बाद में दे देंगे, अभी दे दिया तो अभी इनकम होगी, बाद में देंगे तो बाद में इनकम, या इनकम अभी होगी, बोलो क्या कहते हैं, बाद में इनकम। बताओ कब होगा इनकम, इनकम तो हो गया, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बाद में उससे पैसे लेने हैं, लेने हैं ना, तो मेरा नाम लिखोगे, बताओ पर्सन के नाम बिजनेस के बुक्स में कब लिखते हैं, जब लेना हो या देना हो। अभी बताओ क्या सिचुएशन है, लेना है ना, किससे, रमेश सिंह से लेना है, तो लेना है को अंग्रेजी में रिसीवेबल या एक्रूड कहते हैं। तो अगर मैं कहता हूं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये तो इनकम है नॉमिनल, अगर मैं कहूं एक्रूड इंटरेस्ट, क्या ये नॉमिनल है, एक्रूड का मतलब क्या, ब्याज लेना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या नॉमिनल है, इंटरेस्ट नॉमिनल है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल, इंटरेस्ट रिसीवेबल नॉमिनल। अब सोचिए ये सब नहीं समझेंगे तो कैसे करें, तो तो
देखिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मतलब किसी न किसी पर्सन के नाम के जगह पे हम इसे यूज करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में हमने डेटर लिखा, क्रेडिटर लिखा, लेकिन कोई भी रिसीवेबल, कोई भी पेबल, accrued, unaccrued, outstanding, advance, prepaid, net profit, net loss, reserve, fund, borrower, lender, एक्सेट्रा। ये सारे शब्द बेटा अभी मैं इसके बारे में और समझाऊंगा। ये कहीं भी आपको दिखे ना, इसको खींच करके ले आइए कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा। किसी न किसी पर्सन के नाम के जगह पे हमने इन शब्दों को यूज किया, किसी न किसी पर्सन के नाम के जगह पे हमने इन शब्दों को यूज किया है। अब देखिए रिसीवेबल, पेबल, एक्रूड, अनएक्रूड का मतलब समझते हैं? एडवांस इनकम, बगैर कमाए आपने रिसीव कर लिया। एक्रूड का मतलब कमा लिया लेकिन मिला नहीं, रिसीवेबल। अनएक्रूड का मतलब मिल गया लेकिन कमाए नहीं, मतलब एडवांस में आपने रिसीव कर लिया। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, ये सब तो अभी हमने समझा ही दिया। अब जरा थोड़ा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस की तरफ चलते हैं। ये क्या है? अच्छा एक बात तो बेटा कि आपको एक रूल तो पता होगा अकाउंटिंग का, कॉमर्स वाले, कि जब भी हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक है। चला जैसा पढ़ा अलग अलग, चलिए ठीक है, आपने ठीक ही पढ़ा हो। तो मान लीजिए आप बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन, दोनों एक के दोनों अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग। पता है सबसे पहले बिजनेस आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले आप किससे मांगते हैं? बोलो, तुम बिजनेस हो, अलग अलग किया तो भूगतो बेटा। मतलब मैं बाहर वाला ना, तो सबसे पहले बिजनेस को फंड की जरूरत पड़ती है तो किससे मांगता है? ऑनर से, उधार लेते हैं। बोलो ना हाँ। मान लो आपने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए कैश, किससे उधार लिया? मुझसे। वापिस भी करोगे नहीं करोगे? करोगे। तो मेरा नाम लिख करके रखोगे। तो ऑनर के नाम पे जानते हो क्या वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल, राइट। अच्छा अब जरा बिजनेस तुम्हें एक बात बता, तुमने टोटल इनकम कमाई 8 लाख, टोटल एक्सपेंस हुए 5 लाख, नेट प्रॉफिट कितना कमाए? टोटल खर्चा कितना हो? 5, और टोटल इनकम कितना हो? 8 लाख। नेट प्रॉफिट कितना कमाया आपने? आप कौन हो? बिजनेस। हमेशा काउंटिंग करते तो अपने आप को उसकी जगह करें, आप बिजनेस हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 लाख रुपए आपने कमाए, इसका क्या करोगे? आप बिजनेस हो, मैं ऑनर हूं। भाई आपने कमाया ना 3 लाख रुपए, क्या करोगे? क्या ऑनर को दे देंगे? पक्का? ये 3 लाख रुपए? बोलो ना हाँ। और किसी का कोई डिफरेंट व्यूज? देखो जानते हो दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। जिस दिन तुमने समझना शुरू कर दिया ना, आपको लगेगा ये सब्जेक्ट ही नहीं होता कुछ। एक सीधी बात बताओ भाई, तुम बिजनेस हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, तुम्हें क्या दिमाग लगाना? कितना कमाया? किसके पैसे से? देखो
तो बताओ नेट प्रॉफिट यू आर लायबल टू पे इट टू द ऑनर, नेट प्रॉफिट यू आर लायबल टू पे इट टू द ऑनर। तो नेट प्रॉफिट बताओ क्या है आपका, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, बताओ पर्सनल। बेटा अगर हमने टोटल इनकम की बात करें ना, जैसे सेल वगैरह है, ये नॉमिनल है, परचेज है, वेजेज है, सैलरी है, खर्चे वाले, ये नॉमिनल है, बट नेट रिजल्ट नॉमिनल नहीं। नेट प्रॉफिट जो भी कमाए आप किसको दोगे, ऑनर को दोगे। आप याद करो जो कॉमर्स वाले बच्चे हो, जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट को कहां पे दिखाते थे, कैपिटल के नीचे लायबिलिटी में दिखाते थे। सो इट मींस व्हाट, यू आर लायबल टू पे टू द ऑनर। अच्छा एक बात तो बेटा, कहानी उल्टा कर देता हूं, इधर 5, बताओ क्या ऑनर से तक रेंटल बोलने लगे, बहुत अच्छी बात है। तो कमाए तो आपका और नुकसान तो मेरा। तो अच्छा कमाए तो ऑनर को दोगे, नुकसान होगा तो ऑनर से लेंगे। तो जो देना है वो लायबिलिटी और जो लेना है वो एसेट्स। अब मैं कहूंगा नेट लॉस आपका एसेट्स है, भाई साहब आपको चक्कर आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है। आप बताओ जो नेट लॉस होता था उसमें क्या करते थे, उनके कैपिटल से माइनस करते थे कि, इसका मतलब समझ रहे हो, कैपिटल से माइनस करने का मतलब ले लिया उसके, कैपिटल में प्लस करने का मतलब देना है, माइनस करने का मतलब लेना है। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा बताओ, पर्सनल या नॉमिनल, बोलो, नेट लॉस, नेट लॉस पर्सनल। अच्छा अब बताओ कितना कमाया था, नेट प्रॉफिट कमाया था 3 लाख, ठीक है। किसका है, ऑनर का, बट किसके पास रखा पड़ा है, आपके पास ऑनर का पैसा रखा पड़ा है। तो मान लो ऑनर को अगर आप दे देते हो 3 लाख रुपए प्रॉफिट वाला, फिर ऑनर के फंड आपके पास कितने बच जाएंगे, 10 ही लाख। फिर मान लो इस 10 लाख को आपने डन करा, 10 लाख को आपने डन करा और फिर कुछ कमाया, फिर कुछ कमाया और आपने ऑनर को दे दिया, फिर ऑनर का क्या पैसा बच गया, 10 ही लाख। फिर उस फंड को रन किया, फिर कुछ कमाया, फिर ऑनर को दे दिया, वही पैसा बच गया। मतलब एक बात तो तय है कि जो आप कर रहे हो ऑनर के लिए करो। अगर ऑनर का फंड ज्यादा रहेगा, ऑनर का फंड ज्यादा रहेगा तो ऑफकोर्स कमाई ज्यादा होगी। तो ऑनर कहता है कि भाई देखो तो 3 लाख कमाए ना, इसको इस पर कुछ हम विड्रॉ कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, विड्रॉ कर लेते हैं। मान लो 1 लाख हमने विड्रॉ कर लिया डिविडेंड के रूप में, चाहे जैसे, छोड़ कितना दिया, जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। जो कमाया हुआ धन बिजनेस ने अपने पास ही रखा, इसको अलग अलग नाम से रखता है, रिजर्व फंड एक्सेट्रा, अलग अलग नाम से रखता है। तो अगर मैं कहूं ड्रॉइंग्स जो है इसका नेचर क्या है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में भी निकाला, इसका नेचर क्या, पर्सनल लीगल लोन, ऑफ कोर्स पर्सनल नेट प्रॉफिट का पार्ट है। नेट अच्छा रिटेन अर्निंग जिसको आप रिजर्व फंड ये सब कहते हैं, वो किसका पार्ट है, वो भी नेट प्रॉफिट का पार्ट है। उसका नेचर देखिए, इसीलिए मैंने ऊपर में लिखा है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, रिजर्व फंड, जो भी है ना बेटा, नाम आए सीधे उठा करके आप रखोगे कि ये सब पर्सनल है, ये पर्सनल है, ठीक। देखिए यहां पे तो आपने देख लिया, एक शब्द आ रहा है इनकम और गेन्स बिजनेस में। देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब आउटफ्लो और रेवेन्यू का मतलब इनफ्लो। जो इनफ्लोज है उनका पार्ट है इनकम और गेन्स, जो आउटफ्लोज है
उनका पार्ट हमारे एक्सपेंस लॉस। तो इनकम और गेन्स क्या होता है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड गेन्स? इनकम जो अच्छा और गेन्स जो हो जाता है, बोलो। जो चाहते हैं वो इनकम, और जो हो जाता है वो क्या? नहीं, देखिए, जो चाहते हैं ना डेफिनेटली वो इनकम है, और जो हो जाता है ना जिसके बारे में हम सोचते नहीं वो गेन्स। अब जैसे देखिए, हम किसी भी चीज में डील कर रहे हैं, इसमें हम डील कर रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बेटा किसने बेच रहे हैं? कमाने के लिए। तो जो बेचा वो इनकम है हमारा। अच्छा अब बताओ, ये बिल्डिंग हमने क्यों खरीदा था? बेचने के लिए क्या? इनकम कमाने के लिए क्या ना? इसके लिए इनकम थोड़ी कमाना है। हमने 50 लाख का खरीदा था, एक मार्केट वैल्यू हो चुकी है 80 लाख, हो गया ना 30 लाख का फायदा। दिस इज गेन। मान लो हम क्रेडिटर को, लेनदार को पेमेंट करने जा रहे हैं, जैसे मुझे मान लो इनको ना 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, मैं गया उनके घर पे, मैंने देखा बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और जब भी ना खुश रहे ना कोई तो अपनी बात कर लेनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब वो पैसे देंगे, हाँ दे दो। भाई साहब बड़ी दिक्कत चली यार, कुछ तो कम कर दो। चलो 2000 कम दे दो, तो हमने 98 दिया इनको, 2000 का डिस्काउंट रिसीव। ये क्या है? गेन। गेन जो इंसिडेंटली हो जाए वो गेन है, और जो एक्सपेक्टेशन हो रेगुलर एक्टिविटीज से वो हमारी इनकम। एक बात आपको मैंने बताया था, पर फिर से आपको बताऊं, बेटा जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, फाइनली वी प्रिपेयर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेनली हम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं हमारे बिजनेस का। एक को हम कहते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, कहते पूरे साल में जो घटनाएं घटी है उस घटनाओं का रिजल्ट क्या है। रिजल्ट कौन बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस। और हमारे बिजनेस की वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, ये कौन बताता है? बैलेंस शीट। ये बताता है हमारा बैलेंस शीट। और आपको पता है जो 2 स्टेटमेंट बनते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए, ये जो 2 है ना, कौन सा? पर्सनल और ये यहां के आइटम है, और ये जो है ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम। ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में हमेशा क्या दिखेगा? नॉमिनल नेचर का आइटम, और बैलेंस शीट्स में हमेशा पर्सनल और रियल नेचर का आइटम। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस का मतलब क्या? जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है पर्सनल या रियल होगा। अच्छा, वो बैलेंस शीट में दिखेगा। एक्सपायर्ड में या नॉमिनल नेचर के जो है, नॉमिनल नेचर में देखिए, हम कहते हैं ये देखिए ट्रेडिंग पीएनएल। मैं कई बार बच्चों को कहता हूं कि जानते हैं ट्रेडिंग पीएनएल इज नथिंग बट सम सम था। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना बेटा, ये प्योरली शमशान घाट है। क्योंकि अब एक बात बताओ, एक्सपेंसेज है चाहे लॉसेज है, ये एक्सपायर्ड है या अनएक्सपायर्ड? एक्सपायर्ड। चाहे एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, क्या है ये? एक्सपायर्ड है। अब एक्सपायर्ड का मतलब जिंदा या मुर्दा? तो अगर कोई कहते हैं एक्सपायर्ड हो गया मतलब मर गया, मुर्दा। और जो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल समथिंग समथिंग जो बनता है वो जिंदा है या मुर्दा? आजकल तो जिंदा लोग भी होने लगे। नहीं, ज्यादा मत समझना बेटा है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस लॉस और उसी का कंसर्न रेवेन्यू, उसी का जो संबंधित रेवेन्यू होता है जिसको इनकम और गेन्स कहते हैं, ये सारे के सारे लेखा जोखा के लिए कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग पीरियड। और जो पर्सनल और रियल नेचर के आइटम होंगे वो कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। ओके, एक बात करनी थी थोड़ा प्रोविजंस। बेटा आप लोगों ने कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? नाम सुना है 11th वगैरह में, कॉमर्स वाले?
अच्छा मैं ऐसे ही एक चीज पूछता हूँ, आप सारे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हो, क्या सी करना है आपको? बन जाओगे सी पक्का? कितने साल में? 5 साल में लॉक कर? क्यों सीए बनना चाहते हो? पैसा कमाने के? बोलो ना, खुल करके बोलो यार, इसमें शर्म की क्या बात है? पैसा कमाने के बड़ा मजा आता है जब भाई साहब खुद के पैसे हो। मैं आपको बताऊं 2005 में मैंने भी आप ही की तरह सीए ज्वाइन किया था 2001, और 2005 नवंबर 10th में मैंने क्वालिफाई किया। अच्छा उस समय घर से पैसे आते थे 2000 रुपये हमारे मतलब खर्चे के, किराया होता था, खाना पीना होता था। भाई दिल्ली जैसे शहर महंगाई तो हमेशा रहती है। 2000 रुपये आते थे और मतलब खर्चे 2100-2200 रुपये हो जाता है। आपको 200 का आपको दुकानदार को उधार रहे, तो हमेशा डेफिशिएंसी में चलते थे। खैर इसी तरीके से गुजरा, सीए बना। सीए बनने के बाद पहला हमारा जो जॉब प्लेसमेंट हुआ था केंद्रीय कंपनी पूना में। तो कैंपस से गया था मैं, बोथ ग्रुप वाला था मैं, फाइनल में हमारा बोथ ग्रुप था। तो कैंपस में वो वहां पे गया, 12 लाख का पैकेज था, 2006 की बात है। गया वहां पे 12 लाख के पैकेज में इन हैंड लगभग 80,000 प्लस ही मिलता। थोड़ा सा गट्टा छट्टा भी होता था, मतलब टीडीएस काट लिया और कुछ काट लिया, पीएफ वगैरह का, तो लगभग कोई 80,000 के करीब पेमेंट मिलता है। अब सोचो पहला महीना जो पेमेंट मिला 80,000, जो मतलब 2,000 रुपये में खर्चा चलाता है, अगर उसके पास 80,000 रुपये आ जाए, कहता है जो चीज दिखे ना चाहिए ये खरीद लो, वो खरीद लो। मैं आपको मतलब ऐसे लिटरली दौड़ा पड़ा। अच्छा ये भी नहीं था कि खर्च होगा तो फिर क्या होगा भाई साहब, खर्च होते होते अगला महीना लग गया, अगला महीना फिर आ रहा है। मतलब एकदम से लगता था कि भाई साहब मजे थे, लाइफ थे, अनडाउटली बड़ा मजा आ रहा है। तो आप लोग को भी आएगी, बोलो हाँ के खुश होंगे पक्का? चलो उसी खुशी के नाम पे जो आपको 5 साल बाद मिलने वाली है, आज आप सब मिल करके मुझे पार्टी दे। किसे बोला नो सर सचिन था? तो कितना बड़ा कंजर आदमी है। हाँ बोला नो सर। अच्छा चल मैं एक बात, तब सीए बन जाएगा तब देगा? तो तब भी नहीं, तब पक्का अभी नहीं? अच्छा चलिए कोई बात। अभी आप बेटा सीए फाउंडेशन में, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है तो आपका जो एग्जाम होगा नवंबर 2022, ऑफ कोर्स मैं दुआ करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, आप पास करेंगे। आपका नवंबर में एग्जाम होगा और मेरे ख्याल से जनवरी में रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप पास करेंगे तो यू विल बिकम द स्टूडेंट ऑफ सी इंटर। लेकिन याद रखिए केवल पास होने से सी इंटर के स्टूडेंट नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको सीए इंटर के लिए इनरोलमेंट कराना पड़ेगा आईसीआई, 18 से 20 हजार रुपए का खर्चा है। फिर ओरिएंटेशन और पता नहीं क्या क्या करवाते हो, कंप्यूटर पे ट्रेनिंग, वो सब भी करवाएंगे। उसमें भी लगभग मेरे ख्याल से 10-12 हजार का खर्चा, तो लगभग 30-35 हजार तो ये होगा। इसी ड्यूरेशन में आपको क्लास भी डिसाइड करनी पड़ेगी सीए इंटर। अगर जैसे हमारे जेकेएससी में आपको सबसे सस्ता बढ़िया टिका, वो भी हम 75,000 के करीब लेते हैं सीए इंटर। तो मतलब लाख सवा लाख के आपके टोटल खर्चे। ये खर्चे कब होने? जनवरी में, जनवरी 8 साल। और मेरा मानना है कि स्टूडेंट के लिए लाख सवा लाख रुपए का रकम छोटा तो नहीं है कि नहीं? तो इसके लिए चाहे अरेंजमेंट आप करिए, आपके मम्मी पापा करें, क्या जनवरी में जाके सोचेंगे? क्या आप उनको जनवरी में बताओगे जाकर के पापा सवा लाख रुपए चाहिए, तो चक्कर आ जाए सर्दी में? या अभी से बोल करके रखो? क्या कहते हो बोलो? वो अरेंजमेंट कब करेंगे? अभी से करेंगे। अब जरा सोचो, जरा तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग कितने बड़े आले दर्जे के कर्जदार इंसान हो, भविष्य में इनकम होने वाली है, हमका बेटा पार्टी दे दे ना, भविष्य में खर्चा होने वाला है, कब से अरेंज करोगे? अभी से।
देखिए मैं कंजर कंजर बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज ना लें। कंजर यानी बुद्धिमान। बेटा जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं सब ऐसा ही करते हैं। और इसी को ना आप लोग पढ़ेंगे, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, उसी को हम नाम देते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस, प्रूडेंस का क्या मतलब होता है? बुद्धि, विवेक। हर दुनिया का हर आदमी यही करता है। जिसके पास भी थोड़ी सी बुद्धि है ना, हमेशा भविष्य में होने वाले खर्चे के लिए तैयार रहता है। लेकिन भविष्य में अगर इनकम की संभावना है, कहेगा यार जब होगा तब बात करेंगे, अभी नहीं। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, देखिए कैसे, अच्छा ये कोई जरूरी पढ़ा लिखा लोग करता है। हम लोग तो अकाउंट से पढ़ते कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, पता नहीं क्या क्या, लेकिन कोई जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा लोग ऐसा करता है, सब लोग करते हैं रियल लाइफ में। देखो ये सब बालिकाएं हैं। बेटा आपके पापा क्या करते हैं? हाँ, सीए तो नहीं है ना? हाँ, क्या है? एडवोकेट है। तो शिफ्ट करो एग्जाम्पल, 2-3 लोग से मैं बहुत डरता हूँ। एडवोकेट हो, पुलिस वाले हो। एक बार एक बच्ची का एग्जाम्पल ले रहा था, बहुत पुरानी बात है, 2012 का। तो मैंने एग्जाम्पल आधा तक तो कंप्लीट कर लिया, फिर ऐसे में पूछा बेटा पापा क्या करते हैं? बोले सर यहीं पे डीएसपी है। भाई साहब मेरा हाथ को कांपना शुरू हो गया, डोंट टेक इट पर्सनली। अच्छा, एक चीज बेटा, आज से मैं कल 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद आपके साथी हो, खर्चे भी करने पड़ेंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे लड़की वालों को खर्च करना पड़ता है, लड़के वालों को, लड़की वालों को करना ही पड़ता है। तो बताइए जो खर्च करेंगे, मान लो हर कोई अपनी औकात अनुसार, तो जो भी 10 लाख का बजट हो, 20 का हो, 50 का हो, 1 करोड़ का हो, वो 8 से 8 साल बाद सोचेंगे या सोच रहे होंगे और अरेंजमेंट में लगे होंगे? अरेंजमेंट में लगे होंगे। अच्छा बताइए उन्होंने कौन सा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पढ़ा है? लेकिन भविष्य में होने वाले खर्चे के लिए तैयार है कि नहीं है? तैयार है ना? पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं ना? ये तो है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो बिजनेस भी यही फॉलो कर रहा है। बिजनेस क्या होता है? कहता है कि भविष्य में अगर कोई खर्चा या लॉस की संभावना दिखे, उसके लिए प्लानिंग करके चलो। अगर इनकम गेन हो तो ना। अब जैसे देखिए मेरी भी बेटी है, मैं भी उसके एजुकेशन के लिए प्लान कर रहा हूँ। मैं उसकी मतलब अभी से उसके लिए फंड थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियली तो मतलब करना पड़ेगा ना, कि दूसरों को पढ़ाने से काम हो जाएगा। सब कुछ सिखाते खुद ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? धीरे 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 करके फंड साइड कर। अब एक बेटा भी है हमारा, मतलब एक बेटी एक बेटा, बैलेंस शीट हमारा टैली है। हाँ, तो अब बेटा को भी प्रूव कर रहे हैं, उससे भी तो रिकवरी करना है ना। तो बताइए, मतलब नॉर्मली सब लोग करते हैं कि नहीं करते? बेटा को बेचते हैं कि नहीं? भाई दहेज लेने का मतलब क्या हुआ? बेचना। तो सब लोग बेचते हैं तो मैं भी बेचूंगा और पैसे भी आएंगे। प्रोबेबल इनकम क्या उसके लिए अभी से आप मेरा बेटा 10 लाख का तैयार हो गया, अब 15 हो गया, खूब पार्टी सार्टी वगैरह ऐसा करें ना। तो भविष्य में होने वाली जो घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छी घटना वो भी कर देगी। बिजनेस में भी सेम टू सेम पैटर्न चलता है। भविष्य में कोई खर्चा कोई लॉस की संभावना दिखती है तो बिजनेस उसके लिए प्रोविजन करता है, और प्रोविजन करके अपने घर वालों को बताता भी। क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, जैसे आप एक चीज बताओ, आप एक आपकी ज्वाइंट फैमिली, आपका एक फैमिली बिजनेस है। मान लो आपका किसी के साथ कोई डील हो रहा है, अगर वो डील कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 50 लाख का फायदा होगा या 5 करोड़ का फायदा होगा। अब तो क्या ये बात आपको अपने घर वालों को बतानी चाहिए? हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप जाकर के घर में बोलना कि देखो ये डील चली है, डील कंप्लीट हो जाएगा तो 5 करोड़ का फायदा हो जाएगा। आप कहोगे हो जाएगा, वो कहेंगे हो गया। और सारे लोग अपने अपने हिसाब से प्लानिंग करना शुरू करेंगे। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसे चाहिए। कोई स्विट्जरलैंड टूर जाएगा, कोई कहीं जाएगा। सारे लोग अपने मन ही मन में प्लान कर लेगा। मान लो अभी तो डील चल ही रहे, मान लो किसी दिन घर में जाओ बोलो क्या वो डील कैंसिल हो गया। अच्छा कुछ आया था क्या? कुछ गया, लेकिन 1-2 लोग निकल लेंगे। सही बता, मतलब
जानते किसी भी चीज के होने या नहीं होने से लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है एक्सपेक्टेशन से। भाई हम सोचे 5 करोड़ आएगा इतना कि नहीं आया। लेकिन कभी भी एक प्रूडेंस आदमी जो होता है ना, बुद्धिमान आदमी, भविष्य में होने वाली इनकम की बात हो रही है, क्यों घर वालों को बता देगा? होगा तो बताना। अच्छा मान लो तुम्हारे बिजनेस पे किसी ने क्लेम कर दिया, तुम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, पैसे देने पड़ सकते, लॉस की संभावना है, क्या आपको अपने घर वालों को बतानी चाहिए? यस, ये बताओ, क्योंकि वो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखते हैं। आप उनको बोलोगे हो सकता है, हो सकता है, वो भी हो सोचेगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब तक होगा तब तक वो मेंटली प्रिपेयर रहे। हम बिजनेस में भी ऐसे ही करते हैं। बिजनेस के घर वाले कौन होते हैं? बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स। अब एक बात मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए जैसे सपोज करिए हमारा डेटर है 1 लाख, हमारा डेटर है 1 लाख। अब डेटर पेमेंट करने आया, ठीक है, या सॉरी मान लीजिए इसमें से 10,000 का डेटर बैड हो गया। बैड होने का मतलब क्या होता है? तो पूरे खानदान के साथ लापता, गायब, रिकवरी की कोई चांस नहीं। बैड हो गया, लॉस हो गया, क्या करें? कौन सा नेचर? नॉमिनल नेचर। केस 2, हमारे टोटल 1 लाख के डेटर, हमारे टोटल 1 लाख रुपए के डेटर, मान लो उसमें से 10,000 का डेटर आशीष की, ड्यू डेट आ गया पेमेंट के लिए, भाई अभी तक पेमेंट नहीं करेंगे। फोन करता हूं तो हेलो 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 करके काट देता है। हाँ, घर पे गए उनको स्टाफ को भेजा, देखते ही गायब। बताओ क्या लगेगा? क्या मुझे क्या महसूस होगा? देने का मन ही नहीं है, लेकिन क्या मैं छोड़ दूं? मैं रिकवरी की हर वो संभव कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। अब ऐसे तो भी बेटा सारा बर्बाद हो जाएगा, रिकवरी कोशिश करेंगे, लेकिन चांस क्या है? लॉस होने के चांस है या नहीं है ना? तो हमें अपने घर वालों को बतानी चाहिए कि बतानी चाहिए। हम कैसे बताते? सुनो, इनर कॉलम एक लाख लिखा, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 90,000, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 90,000। क्या बेटा वाकई में डेटर हमारा 90 का हो गया, या डेटर अभी भी हमारे 1 लाख का है? क्या कहते हैं बोलिए? डेटर अभी भी आशीष को हमें बैड थोड़ी ना मान, एक्सपेक्टेड टू बी बैड। रिकवरी की तो हम सारी कोशिश कर ही रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड टू बी बैड, बैड नहीं माना है। तो अभी भी डेटर हमारा 1 लाख है, ये भी डेटर है, और ये आशीष का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डेटर है। डेटर का नेचर क्या होता है? पर्सनल या नॉमिनल? पर्सनल। तो ये भी होगा, अगर बैड डेट्स है तो नॉमिनल है, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है दैट्स नॉट नॉमिनल। अब जैसे हमने कहा, सपोज करो 1 लाख का डेटर, ठीक, नॉर्मली क्या होता है, डेटर जब हमसे हमें पेमेंट करते हैं तो 5% का उनको डिस्काउंट दे देते हैं, बट किसको देंगे? जो मांगेगा। अब हमने क्या किया, 1 लाख का डेटर है, मान लो उन्होंने पेमेंट किया और हमने 5% यानी 5 लाख का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, अलाउएबल नहीं, अलाउ, ठीक है। तो 5,000 का लॉस हो गया ना, 5,000 का जो लॉस हो गया वो कहां चला जाएगा? नॉमिनल। लेकिन सुनिए 1 लाख का डेटर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि मान लो कोई अगर डिस्काउंट वगैरह मांगे तो मैक्सिमम 5% तक का दे सकते हैं। तो बताओ 1 लाख में 5% 5,000 लॉस की संभावना है कि नहीं? हो सकता है ना, जिसको हम डिस्काउंट अलाउड नहीं, अलाउएबल है, हो सकता है। तो एक बात बताइए, हमें अपने घर वालों को बतानी चाहिए कि नहीं कि 5,000 के लॉस की संभावना है? हर लॉस को हमें डिस्क्लोज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, दिखाते हैं डेटर 1 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5,000, नेट 95। क्या डेटर वाकई में 95 का हो चुके हैं? क्या हमने डिस्काउंट दे दिया है क्या?
डिस्काउंट नहीं दिया क्या? नहीं दिया, तो डेटर अभी भी तो 1 लाख है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नीचे बस नॉमिनल नहीं। सुनिए, तो कोई भी प्रोविजन का अपना नेचर नहीं होता। प्रोविजन विल कॉपी द नेचर फ्रॉम द मेन आइटम अगेंस्ट व्हिच यू आर मेकिंग प्रोविजन। अगर आप प्रोविजन अगेंस्ट द डेटर करते हो तो डेटर का नेचर कॉपी कर लेंगे फर्स्ट। अगर प्रोविजन अगेंस्ट द रियल एसेट करते हो, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द रियल एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन नॉमिनल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉमिनल। अगर इफ यू आर मेकिंग प्रोविजन अगेंस्ट द रियल एसेट्स, इट विल कॉपी द नेचर ऑफ रियल एसेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का नेचर बताओ। पर्सनल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर, बराबर बताओ। पर्सनल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, पर्सनल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द रियल एसेट्स। अब जब तक ये नहीं समझोगे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं की हमें अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखता हूं, बाकी की बातें आपसे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। धन्यवाद। सुनिए जी, जो